नमस्कार साथियों। तो साथियों, एक ऐसी कहानी लेकर के मैं आपके समक्ष पेश हुआ हूँ। तो साथियों, जहाँ तक बात की जाए तो इस दुनिया में भूख से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती। अगर सुनने मिले कि इंसानों ने इंसानों का मांस खा के कई दिन निकाले और कई दिनों तक मजबूरवश उन्होंने इंसानों का मांस खाया, अपने साथियों का मांस खाया और मांस खा करके वो लोग जिंदा रहे। अजीब सी घटना है, लेकिन ये घटना वास्तविक घटना है। तो मैं पेश करूँगा, आप लगातार बने रहें। तो साथियों, ये घटना है साउथ अमेरिका की। साउथ अमेरिका के कुछ रग्बी प्लेयर सेंटियागो के लिए रवाना होते हैं 12 अक्टूबर 1972 को। 12 अक्टूबर 1972 का दिन सेंटियागो के लिए साउथ अमेरिका से चार्टर्ड प्लेन के द्वारा 45 लोग, जिसमें 9 क्रू मेंबर होते हैं प्लेन के, टोटल 45 लोग साउथ अमेरिका से रवाना होते हैं चार्टर प्लेन के द्वारा सेंटियागो के लिए। वहाँ रग्बी मैच होने थे, तो उसमें कुछ अपने रिश्तेदार थे, फैमिली मेंबर थे, कुछ दोस्त थे और बाकी खिलाड़ी थे। तो रग्बी प्लेयर रवाना होते हैं। तो वहाँ आगे रास्ते में जाते हुए एक घना बादल, कोहरा का मौसम था और आपातकालीन कंडीशन ऐसी बनती है तो अर्जेंटीना के मेंडिजा शहर में आपातकालीन लैंडिंग कराई जाती है चार्टर प्लेन की। और फिर सारे लोग हंसते खेलते मस्त आपस में चर्चाएं कर रहे थे कि लगभग हम कल पहुंच जाएंगे। और होता भी यही है। 12 अक्टूबर को रवाना होता है प्लेन। 13 अक्टूबर को अर्जेंटीना के मेंडिजा शहर में लैंड कराया जाता है। 12 और 13 तारीख को प्लेन पुनः रवाना होता है सेंटियागो के लिए। अपने लक्ष्य की ओर रवाना हो रहा है प्लेन। और मौसम हालांकि पूरा नहीं खुला था, कहीं कहीं बादल थे, लेकिन प्लस पॉइंट ये था कि वहाँ जो पायलट जो प्लेन चला उड़ा रहा था वो काफ़ी उस रास्ते का अनुभवी पायलट था। तो कम से समथिंग 20 से 30 बार उसका आना जाना हुआ था इस रास्ते से। तो साथियों, जैसे ही टेक ऑफ किया जाता है प्लेन और रास्ते में एंडीज की पर्वतमालाएं पड़ती है, रास्ता ख़राब होता है, एंडीज की पर्वतमाला है, काफ़ी ऊंचाई पे प्लेन उड़ाना होता है। तो कुल मिलाकर के प्लेन जा रहा है और रास्ते में मौसम और ज़्यादा बिगड़ता है। बादल ही बादल, अब आगे उनको दिखना बंद हो जाता है पायलट को। और पायलट का अनुभव था उस रास्ते का आना जाना, इसलिए उसने अपने अंदाजे से प्लेन को उड़ाना जारी रखा। तो समथिंग 18,000 की फीट की ऊंचाई पर वो लोग उड़ रहे थे और पायलट ने अनुमान लगाया कि लगभग हम पहुंच चुके होंगे। उसे दिख तो कहीं कुछ भी नहीं रहा था, लेकिन एक अंदाजे से उसने अंदाज़ा लगाया कि इतना टाइम हो गया है, इतने टाइम तक वहाँ पहुँच जाते हैं। उस हिसाब से उसने अनुमान लगाया कि हम लोग सेंटियागो पहुँच चुके हैं। तो सेंटियागो पहुँच चुके हैं तो उसने वहाँ के सेंटियागो के एयरपोर्ट पे एटीजी से संपर्क साधा और पूछा, कहा कि भाई हम लोग लैंड कर रहे हैं और हमें अनुमति दी जाए। तो उन्होंने कहा कि क्या आपने इंडीज़ की पर्वतमाला को पार कर लिया है क्या? तो सामने पायलट ने कहा कि हमने इंडीज़ की पर्वतमाला को पार कर लिया है। इंडीज़ की पर्वतमाला को पार कर ही नहीं पाए, कर ही नहीं थी उन्होंने, और उन्होंने कह दिया हमने कर लिया है। तो एटीजी से एयरपोर्ट के जितना भी एटीजी थी तो उन्होंने अपने परमिशन दे दी, ठीक है आप लैंड करा सकते हैं। तो जैसे ही प्लेन को उनको कहा जाता है एयरपोर्ट की तरफ से कि आप प्लेन को 11,500 फीट की हाइट पर ले आओ। तो जैसे ही पायलट 11,500 की फीट की हाइट पर प्लेन को लाता है और नीचे देखने के बाद नज़दीक में दिखता है आसपास तो बहुत सारे बर्फ़ की पहाड़ियाँ हैं, एंडीज़ की पर्वतमाला को पार ही नहीं किया है। तो अचानक पायलट आपक होता है और वहाँ से प्लेन को थोड़ा और हाइट पे ले जाने का प्रयास करता है। लेकिन होता क्या है कि वहाँ एकदम से नीचे जाना, नीचे से एकदम से ऊपर जाना, तो पायलट अपना आपा खो देता है और नीचे का प्लेन का नीचे का हिस्सा, पीछे का हिस्सा एक ग्लेशियर की पर्वतमाला, बर्फ़ की जो पर्वत पहाड़ी होती है उससे टकरा जाता है और प्लेन के 2 टुकड़े हो जाते हैं। वहाँ से एक टुकड़ा जाके कहीं और गिरता है पंख, और आगे का टुकड़ा 350 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाके ग्लेशियर के पर्वत से टकराता है।
तो साथियों, अनजान सी इंडीज़ की पहाड़ी की चोटी पर 3570 फीट की ऊंचाई पर प्लेन अनजान सी पहाड़ी पर पड़ा है। लोग 45 लोगों में से 12 लोग मर जाते हैं और बचते हैं 33 लोग। और फिर होती है कहानी की शुरुआत। तो साथियों, उन लोगों को जैसे ही प्लेन क्रैश हुआ, रेस्क्यू टीम आती है और ऊपर से देखने का प्रयास किया जाता है, लेकिन प्लेन सफ़ेद था, बादल सफ़ेद थे, काफ़ी हाइट से वो लोग पता लगा रहे थे। तो सफ़ेद बादल और सफ़ेद प्लेन की वजह से कहीं भी किसी भी तरीके से उनका पता नहीं लगा जाए और शाम हो जाती है। और सारे यात्री एक अनुमान लगाते हैं, अंदाज़ लगाते हैं कि शायद हो सकता है हमें कल तक ढूंढ लिया जाएगा। इसलिए वो 33% डिग्री तापमान होता है, -33 डिग्री तापमान पर वो लोग रात बिताना उनके लिए बहुत ही मुश्किलों भरा काम था, लेकिन मजबूरीवश उन्हें रात वहाँ गुजारनी ज़रूरी होती है। तो फिर वो लोग कल के अंदाजे से कि कल तक शायद हमें कोई न कोई ढूंढ लेगा, तो एक उम्मीद लगा के वो लोग जैसे तैसे करके रात निकालते हैं। और होता क्या है, एक दिन निकलता है, 2 दिन निकलता है, कहीं से भी उन लोगों का पता नहीं लगा पाता है कोई भी। फिर उनमें से 33 में से 5 लोग और अपना दम तोड़ देते हैं जो घायल थे। अब बचते हैं 28 लोग। 28 लोग ही उस प्लेन यात्रियों में से 28 लोग बचते हैं। तो 14 अक्टूबर 1972 को सर्च ऑपरेशन फिर से शुरू किया जाता है कि उन लोगों का पता लगाने के लिए कई सारे प्लेन, 4-5 प्लेन ऊपर से पता लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका अंदाज़ा नहीं लगता है। वो लोग नीचे से चिल्ला रहे हैं, काफ़ी आवाज़ें लगा रहे हैं, लेकिन बीच में बादल थे, उस हिसाब से उनका अंदाज़ा नहीं लगता है, आवाज़ नहीं जाती ऊपर तक। और फिर वो लोग नीचे एक आइडिया लगाते हैं कि क्यों ना हम प्लेन के ऊपर कुछ निशान ऐसा बना दे। वो लिपस्टिक से एक्स बनाने की कोशिश करते हैं। लिपस्टिक कितनी नहीं थी उनके पास। फिर उन्होंने सोचा कि सारे सूटकेसों को रख करके फिर एक्स बनाया जाए ताकि दूर से उनको अंदाज़ा लगेगा। तो ऐसा करने पर भी उनको पता नहीं लगता है। उन्होंने अपना सारा प्रयास कर लेते हैं। फिर 15 अक्टूबर 1972 को वो लोग जैसे तैसे गर्म करके, बर्फ़ पिघला करके पानी का जुगाड़ तो कर लेते थे, लेकिन खाने पीने का जुगाड़ उनके पास नहीं होता है। तो साथियों, बड़ी ही दर्दनाक घटना है। और उनमें से एक नांडू फर्नांडो करके एक और यात्री होता है। और फिर 14 तारीख को नांडू फर्नांडो की माँ होती है, वो भी मर जाती है। फिर अब धीरे धीरे एक लोग दम तोड़ रहे थे, साथी लोग देख रहे थे, लेकिन अपना कुछ भी उनको नहीं दे पा रहे थे। तो साथियों, इतनी असहनीय ठंड, -33 डिग्री तापमान और इतनी भूख, वो लोग असहनीय पीड़ा से जैसे तैसे करके एक मिनट निकालना उनके लिए बड़ा मुश्किल हो रहा था। और ठंड दिनों दिन बढ़ती जा रही है। और इस अक्टूबर के माह में वो जो इंडीज़ की पर्वतमाला, वहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फबारी होती है। तो प्लेन जो उनको ढूंढने के लिए प्लेन जो सर्च ऑपरेशन में लगे हुए थे, तो वो प्लेन भी 8 दिन के सर्च ऑपरेशन के बाद भी उनका कहीं से कोई पता नहीं लगता है। और भारी बर्फबारी, घना कोहरे की वजह से जो सर्च ऑपरेशन में जो टीम लगी हुई थी, उन्होंने सोचा कि ये इतने दिन तक नहीं मिले, तो लगता है अभी ये नहीं मिलेंगे और हो सकता है शायद अभी ये कहीं न कहीं प्लेन क्रैश हुआ होगा और ये लोग मारे गए होंगे। तो क्यों ना अभी ज़्यादा बर्फबारी का समय है, तो इस सर्च ऑपरेशन को रोक करके 1 महीने बाद वापस इनको ढूंढेंगे और ढूंढने के बाद इनकी डेड बॉडी जो है इनके घर वालों को भेज दी जाएगी। इधर वो लोग तड़प रहे हैं और उधर वो लोग एक अनुमान लगा रहे हैं कि 1 महीने बाद इनको ढूंढा जाएगा। तो साथियों, एक बड़ा सा प्लेन
8 दिन के बाद एक बड़ा सा ग्लेशियर का टुकड़ा, बर्फ़ का टुकड़ा आकर के प्लेन से उठ टकराता है और पूरे आधा जो प्लेन है, आधा प्लेन को पूरा अपने वश में कर लेता है। चारों तरफ से बर्फ़ है और अंदर वो लोग बंद है। अब खाने पीने का जुगाड़ तो वैसे नहीं था, जैसे तैसे करके इधर इधर करके उन्होंने उस बर्फ़ के टुकड़ों को तोड़ने का प्रयास किया और कुल मिलाकर के 3 दिन के बाद वो लोग वैसे ही प्लेन को, बर्फ़ के टुकड़ों को तोड़ते हुए, चीरते हुए 3 दिन के बाद बाहर आए तो उन्होंने देखा कि हमारे 27 जनों में से अब 26 जनों में से हमारे 8 साथी और परलोक सिधार गए हैं। तो अब बचते सिर्फ 19 लोग। 27 लोगों में से 8 मरते हैं, 19 लोग रहते हैं और वो लोग फिर अंदाज़ा लगाते हैं अब हमारे पास जीने के लिए कोई सहारा नहीं बचा है। तो 2 लोग आपस में चर्चा करते हैं और अनुमान लगाते हैं कि क्यों ना अगर हमें ज़िंदा रहना है, आपस में चर्चा करते कहते हैं, एक साथी दूसरे को कहता है कि अगर हमें ज़िंदा रहना है तो हमारे साथियों का मांस हमें खाना होगा। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमें मरना है बारी बारी से। अगर हमें ज़िंदा रहना है और अगर यहाँ से निकलना है तो कुछ न कुछ सहारा खाने के लिए दूसरे कोई चीज़ नहीं है, तो क्यों ना हम हमारे साथी जो मरे हैं, हमारे रिश्तेदार जो मरे, हमारे जो परिवार फैमिली मेम्बर जो मरे, उनका मांस हमें टुकड़े करके खाना होगा। आज दोनों ने आपस में सहमति जताई और एक साथी को बताया, उसने ना के दिया, नंडू पनारो ने वहाँ पे ना कह देता है कि मैं कुछ भी हो जाएगा, मैं मेरे साथियों का मांस नहीं खाऊंगा। तो वहाँ से कुछ कांच का टुकड़ा मिलता है और कांच का टुकड़ा ले जा करके वो अपने जो साथी मरे थे उनके टुकड़े करने की कोशिश करते हैं और एक साथी खाता है, दूसरा खाता है और यूँ करते हुए कुल मिला करके उन्होंने 1-2 दिन और वो मांस के टुकड़े खा करके निकाला। फिर दूसरे साथियों को पता लगता है ये तो मांस के टुकड़े हमारे साथियों के मांस खा रहे हैं, तो वो लोग भी उस मांस पे टूट पड़ते हैं और जैसा जिसकी मर्जी में आए वो लोग अपने साथियों का ही मांस खाए जा रहे थे। फिर 3 साथियों ने सोचा कि अपनी कंडीशन थोड़ी ठीक है और बाकी के जो हमारे साथी अगर हमें बचाने हैं तो बाकी की स्थिति तो बहुत ख़राब है, तो वो थोड़े शरीर से ठीक थे, चल फिर जा पा रहे थे, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम हमारे साथियों को बचाएं और हमें कोई पहल करनी चाहिए। उस सोच के साथ में वो लोग निकल पड़ते हैं वहाँ से पैदल और काफ़ी बर्फ़ के बीच में उनके पास चलने, वो पैदल नंगे पैर नहीं चल पा रहे थे, तो उन्होंने सीट को फाड़ करके सीट के कवर का चप्पल बनाए और अपने जो कपड़े पहने थे उन कपड़ों के अंदर सीट के अंदर का जो होता है उसको सारा अंदर पैक करके वो लोग वहाँ से रवाना हो जाते हैं और उनको कह जाते हैं कि जितनी कोशिश हो सके कि हम करेंगे, बाकी सब जो होना होगा होना ही है। तो वहाँ से निकलते वो जाते जाते 3 दिन निकल जाते हैं और 3 दिन के बाद वो लोग पहुँचते हैं जहाँ प्लेन का एक टुकड़ा, पीछे का टुकड़ा जा गिरा था, वहाँ पे पहुँचते हैं और वो लोग वहाँ जाने के बाद देखते हैं कि कुछ खाने पीने की चीज़ें वहाँ उनको मिल जाती है। तो वहाँ से वो खाने पीने की चीज़ें लेकर के वो लोग वहाँ से रवाना होते हैं और साथियों एक पहाड़ चढ़े, दूसरा पहाड़ चढ़े, तीसरा पहाड़ चढ़े, करते करते वो लोग काफ़ी थक चुके थे और वहाँ से रवाना हुए। 1 दिन बीतता है, 2 दिन बीतता है, टोटल मिला करके उन्हें 69 दिन जो प्लेन क्रैश हुआ था तब से लगा करके 69वां दिन होता है। तो कुल मिला 15 नवंबर को वो लोग एक बर्फ़ की पहाड़ी पर जाते हैं और वहाँ जाने के बाद तो 69वें दिन के बाद जैसे तैसे वो एक पहाड़ी की चोटी पर जाते हैं और उनको दिखता है और वहाँ जाने के बाद उनको पता लगता है कि हम जिस रास्ते पर जा रहे हैं वो रास्ता एक्चुअली गलत है और इस रास्ते पे हमारा कोई सिरा हमें नहीं मिलना है। तो वहाँ जाके और नाराज़ होते हैं, फिर जैसे तैसे दिशा बदल करके जाते हैं और 20 दिसंबर को उन्हें वहाँ पे एक नदी मिलती है और नदी पे कुछ 2-3 लोग टहलते हुए दिखते हैं। 2-3 लोग टहलते हुए दिखते हैं तो वो जैसे ही उनको आवाज़ मारते हैं तो वो लोग भी वहाँ से चले जाते हैं। जैसे तैसे 2-3 लोग मिले और वो भी वहाँ से चले जाए और वो जो 3 लोग कह के जाते हैं
कि टुमारो 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 यानी कि कल मिलेंगे। तो वो लोग वहाँ जाके हताश हो जाते हैं और नदी के किनारे वापिस से गिर जाते हैं। फिर अब वहाँ से नेक्स्ट दिन का इंतज़ार करते हैं, हो सकता है शायद आ जाए। तो वो लोग दूसरे दिन वापस आते हैं। फिर नदी, बीच में नदी होती है और वो लोग वहाँ से आवाज़ मारते हैं, लेकिन आवाज़ वहाँ तक नहीं पहुँचती है। फिर उन्होंने एक कागज़ और पेन वहाँ से फेंकते हैं वो लोग, और कागज़ और पेन पे ये लोग सारी कहानी लिख करके उनको बताते हैं कि भाई ये हमारे साथ घटना घटी। एक्चुअली सर्च ऑपरेशन जो चला था तो वहाँ के आसपास के लोगों से भी पूछताछ की गई थी, इसलिए सभी के आइडिया में था। लेकिन वो लोग एकदम से अचंभित हो जाते हैं कि इतने दिनों के बाद ये लोग यहाँ कैसे हैं। तो एक बार तो बिलीव नहीं होता है, लेकिन वो जैसे तैसे जा कर के बिलीव करते हैं और फिर जा कर के अपने पड़ोस में पुलिस थाने को इन्फॉर्म करते हैं। वहाँ से संबंधित आर्मी को बताया जाता है कि भाई इस तरह की बात है, कुछ लोग इस तरह की बात बता रहे हैं और उनके कुछ साथी है जो वहाँ अभी भी तड़प रहे हैं, तो काफ़ी शरीर से कमज़ोर लोग नज़र आ रहे हैं। तो साथियों, कुल मिलाकर के उन 70 दिन के बाद वो इस अवस्था में मिले कि सिर्फ उनका शरीर तो कुछ नहीं था, सिर्फ कंकाल बचा था। तो ऐसी कंडीशन में फिर वो लोग ढूंढ करके फिर जैसे तैसे उन साथियों के पास प्लेन को लाया जाता है। प्लेन से उनको बिठा करके फिर उनके साथियों के पास ले जाया जाता है। सारे एक कंकाल की तरह दिखते हैं, खाली जिंदे हैं, नाम मात्र के जिंदे हैं, और बाकी उनकी वो किसी के बोलने की भी हैसियत नहीं होती है, शरीर से इतने कमज़ोर होते हैं। फिर उनको जैसे तैसे करके मेडिकल कराया जाता है, उनकी जांच की जाती है, फिर ले जा करके उनको छोटी मोटी चीज़ें खाने की दी जाती है। और फिर उनके खिलाफ़ कई लोगों ने तो ऐसी बहुत सारी बातें भी करी कि ये तो नरभक्षी टाइप के लोग हैं, इन्होंने तो इंसानों को इनके साथियों का मांस खाया है, ये कुछ लोग ऐसे हैं, ये वो बहुत सारी चीज़ें। लेकिन एक्चुअली बात ये है कि अगर वो लोग नहीं खाते तो शायद वो लोग जिंदे भी नहीं होते। तो उनका स्ट्रगल, उनका संघर्ष, अगर मौत और आप एक तरफ मौत हो और एक तरफ आपके साथियों का मांस उनके लिए वो बना, तो साथियों, कुल मिलाकर के मेरी कहानी के पीछे आपको परेशान करना या किसी के दिल को ठेस पहुंचाना मेरा उद्देश्य नहीं है। लेकिन कहानी मुझे अच्छी लगी, सुना, सोचा आपके साथ शेयर की जाए। तो साथियों, बहुत ही अजीब तरह की घटना है, शायद ऐसा किसी के साथ नहीं हो गए, लेकिन अब देखो, होना था जो हो गया। और ये हकीकत, वास्तविक घटना है, 1972 की घटना है, इसलिए सोचा आपको बताऊं। उम्मीद करता हूं आपको ये कहानी पसंद आई होगी, और पसंद आई होगी तो मैं नेक्स्ट डे, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं नेक्स्ट डे के लिए आपके लिए एक और कहानी तैयार करूँगा। और चैनल के साथ लगातार बने रहिए। हो सकता है कुछ चीज़ें ऊपर नीचे हो सकती है, बोलने में भी हो सकती है, तो ठीक है, सुधार करेंगे। समय के साथ में सारी चीज़ें जायज़ होता है। ठीक है, धन्यवाद।